जय हिंद एवरीवन, हैप्पीली द एंड ऑफ द जियोमॉर्फोलॉजी इज नियर। ये जो पर्टिकुलर सेशन है एकदम आखिरी सेशन तो नहीं होने वाला है जियोमॉर्फोलॉजी का। हाँ जी, मैंने कमिट करा था कि 3 सेशन में पूरी जियोमॉर्फोलॉजी में आपकी कंप्लीट करवाने वाला हूं। दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड सेशन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी बट नॉट द लास्ट सेशन। इसके बाद वाला जो सेशन होने वाला है दैट विल बी द लास्ट सेशन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। अब जब सारी चीजें इतने इनक्रेडिबल तरीके से आराम से बढ़िया तरीके से मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं और आप भी इसको बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो, तो उसी तरीके से देखते हुए मैंने सोचा कि एक सेशन में एडिशनली जियोमॉर्फिक प्रोसेस का अलग से लूंगा जिसमें कंप्लीटली आपकी जियोमॉर्फोलॉजी बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो लास्ट के 2 सेशन यू रियली एंजॉयड, मेरे को पता है बहुत ही बढ़िया 2 सेशन रहे। सारी चीजें आपने बहुत बढ़िया से वहां से ग्रास्प कर ली और मेरी तरफ से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने प्रॉपर नोट्स बना लिए होंगे और अभी ये वाला सेशन लगा रहे हो तो उन सभी चीजों को आपने रिवाइज कर लिया होगा। वहां पर आपकी प्रैक्टिस भी हो गई थी, बहुत सारे मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मतलब जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है उन टॉपिक से मैंने वो सारे आपको करवा दिए थे। तो अभी तक की जर्नी द स्टार्ट हैज बीन द बेस्ट सो फार। काफी बढ़िया स्टार्ट रहा है हमारा और इसी स्टार्ट को कंटिन्यू करते हुए पूरा जो हमारा हमने एम करना शुरू करा है ND1 2025 को, ये बहुत ही ये जो पूरी की पूरी जर्नी है ना, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इनक्रेडिबल। Gentlemen, it's very important to be sincere for your goals, not to be serious, to be sincere for your goals. But when you are, aiming a destination, don't forget to enjoy the journey. And my motive is not just to give you a rigidness while aiming your goal, but my objective is to let you enjoy the journey that you are having for aiming ND1 2025. बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल जर्नी है ये। यदि इस पर्टिकुलर सेशन की मैं बात करूं तो यदि वही ऑलवेज मैं यही बोलता हूं कि एज सच अभी तो डेवलप्ड सेशन है, डेवलप्ड प्लेटफॉर्म है नहीं। आखिरी में जाकर मतलब ऐसा देखने को मिलता है कि आखिरी के 1 महीने में यहां पर बहुत ज्यादा मतलब इंडल्ज बढ़ जाता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि लोगों की नींद आखिरी में खुलती है। बट जो टू बी वेरी ऑनेस्ट जो तैयारी करने का सबसे बढ़िया टाइम है ना, दिस इज द बेस्ट टाइम। ठीक है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर ND1 2025। तो अभी जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं ना, बी प्राउड ऑफ यू यार। अपने ऊपर थोड़ा सा प्राउड फील करा करो कि एटलीस्ट आप सही ट्रैक पर हो। ठीक है, आप सही रास्ते पर जा रहे हो, आप सही कंटेंट चूज कर लिए हो, आप सही मेंटोर चूज कर लिए और आप बढ़िया तरीके से ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो, ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो जो कि NDA लेवल क्या उससे थोड़ा ऊपर ही है। ठीक है, तो यहां पर इस पर्टिकुलर सेशन में जितनी भी लेवल्स यहां पर देखो मैं एकदम क्लियरली लिख दिया हूं कि यहां पर अपन क्या कंप्लीट करने वाले हैं। ये ओवरऑल सेशन में हम लोग इतने सारे टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। इतना सोचना मत कि इतने सारे टॉपिक, यहां पर ये जो टॉपिक है इसको मैं कंसिडर क्या कर रहा हूं, दिस इज गोइंग टू बी माय लेवल 1। ठीक है, ये मेरा है लेवल 1 और इधर वाला जो है ये है लेवल 2। ठीक है, ये है लेवल 2। तो एक साथ अपने को क्या करना है, लेवल 1 और लेवल 2 खत्म करना है। लेवल 1 के कुछ टॉपिक हैं। लेवल 1 का नाम है टेक्टोनिक्स और लेवल 2 का नाम है रॉक्स एंड मिनरल्स एंड रॉक्स। अब लेवल 1 की बात करेंगे तो यहां पर अलग जितना भी टेक्टोनिज्म है उसके बारे में अलग अलग थ्योरीज, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, टाइप्स ऑफ प्लेट्स, प्लेट बाउंड्रीज और रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट, ये सारे यहां से आप जानने वाले हो। ठीक है, और यहां पर अपन लोग कैसे करेंगे, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाकी तो पता होगा जिसने सेशन देखे होंगे। CDT पढ़ा हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसका फिर एक क्वेश्चन करें, एक नहीं उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और ये सिर्फ NDA के प्रीवियस क्वेश्चन नहीं होते हैं, इसमें और भी कुछ एडिशनल अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ताकि हर एक टॉपिक के ऊपर आपकी बहुत ही बढ़िया कमांड बन सके। आप कभी सोचते होंगे कि ज्योग्राफी प्रिपेयर करते टाइम यदि हमको हर एक टॉपिक से कुछ बढ़िया लेवल के क्वेश्चन मिल जाए और उन टॉपिक से और ही मिल जाए जो कि UPSC NDA बहुत ही ट्रेंडिंगली पूछता है, तो कितनी बढ़िया तैयारी हो जाएगी। तो अभी जो आपकी तैयारी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं आप इनक्रेडिबली तरीके से आप तैयारी कर रहे हो। सो जेंटलमैन, दिस इज योर कपिल भैया। एट द एंड आई एम्बेलिश योर प्रेजेंस फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा टाइम टेबल है जो अभी इस पर्टिकुलर वीक का चल रहा है वो ये है। 10 नवंबर को संडे को आपकी प्रोबेबिलिटी की क्लास हो चुकी है। करंटली राइट नाउ आप कौन सी क्लास देख रहे हो, आप देख रहे हो ज्योग्राफी की क्लास। ठीक है, अब यहां पर यदि 40 नवंबर की मैं बात करूंगा, 40 नवंबर को यहां पर आपकी बेस थ्योरम और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया मैथ्स के पर्सपेक्टिव से, यहां पर नरेंद्र सर आपकी क्लास ले रहे होंगे। एंड 16 नवंबर को वी विल बी गिविंग द लास्ट टेस्ट ओवर जियोमॉर्फोलॉजी और पूरा सिलेबस जियोमॉर्फोलॉजी का खत्म कर देंगे। तो जेंटलमैन, फाइनली ये वाला सेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखो यहां पर ये जो टेक्टोनिक्स है, टेक्टोनिक्स कैसा क्या होता है, ये इसमें आपने ये कुछ वर्ड्स पढ़े होंगे, पेंजिया, लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड, कन्वेक्शनल करेंट्स, प्लेट टेक्टोनिक्स, रिजेस, ट्रेंचेस, ब्लॉक माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स, रिफ्ट वैली। भाई जिन बंदों का कॉमर्स है, जिन बंदों का मैथ्स है, जिन बंदों का बायो है, ठीक है, जो नॉन आर्ट्स बैकग्राउंड से है ना, और जितने भी फ्रेशी हैं वो एकदम यही सोचते होंगे कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है,
एक्चुअली में भाई ये बिल्कुल ऑफ कोर्स कॉमन सेंस होता है, मगर मैं आपको श्योरिटी देता हूं ये वाला सेशन आप कंप्लीट करो, ठीक है, आप दूसरों को समझा दोगे कि यहां पर एक्चुअली क्या हुआ, ठीक है, सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर होने वाली कि यहां पर क्या हुआ, और आगे आपको ये भी पता चल जाएगा कि इंडिया 2025 13 अप्रैल को क्या होने वाला है। तो यहां पर ये जो टॉपिक है टेक्टोनिक्स, देखो टेक्टोनिक्स का मतलब क्या होता है, अलग अलग हमारी जो प्लेट्स है, मतलब जो ओवरऑल हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर है, जो कॉन्टिनेंट्स की बात करें, ये अलग अलग प्लेट से बने हुए हैं। तो इन प्लेट का जो मूवमेंट है टेक्टोनिक्स है ना, एक पर्टिकुलर जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है दैट डील्स विद द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स। प्लेट की किस तरीके से मूवमेंट हुई, किस तरीके से कोलिजन हुआ, किस तरीके से मिले, किस तरीके से अलग होता। तो ओवरऑल हम यहां पर टेक्टोनिज्म की बात करने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो टेक्टोनिज्म बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, जैसे कि ऊपर मैंने आपको सीक्वेंस बता ही दिया था, तो उस तरीके से अपन जान लेते हैं। तो जेंटलमैन यहां पर यदि आप देखोगे स्टार्टिंग में जो सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स थे ये कैसे दिखते थे, दे वर जॉइंट टुगेदर, ठीक है। यहां पर देखो ये जो अफ्रीका है ये साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है, यहां पर इंडिया है ये अंटार्कटिका से जुड़ा हुआ है, यहां पर अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है, ये सारे एक दूसरे से जॉइंट है, ठीक है। तो ये जो जॉइंट है, ये जितने भी कॉन्टिनेंट जॉइंट है, ये बाद में जाकर क्या हुए थे, ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स ना, ये पहले तो जॉइंट थे, यू नो, दे वर जॉइंट टुगेदर एट एन इंस्टेंट, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम दे गॉट ड्रिफ्टेड, मतलब ये टूट गए, ये अलग अलग हो गए, ठीक है। अभी तो आप अलग अलग देखते हो ना, तो कॉन्टिनेंट्स का अलग होना एक थ्योरी ने बताया था जिसको कहा जाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। मगर ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की कहानी है ना, ये सीधी नहीं आई मेरे भाई, ठीक है। कैसे आई मैं आपको बता रहा हूं। पहले तो क्या हुआ, एक कोई पर्सन थे जिन्होंने क्या करा, ये पॉसिबिलिटी लगाई, उन्होंने मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी लगाई कि अच्छा ठीक है भाई कि कुछ कॉन्टिनेंट्स ऐसे हैं जो कि इकट्ठे हो सकते हैं, मतलब दे कैन बी फॉर्म जॉइंट टुगेदर। तो वो जिसने पॉसिबिलिटी जो बताई थी वो कौन थे, अब्राहम ऑर्टेलियस। वो कौन थे, अब्राहम ऑर्टेलियस, ठीक है, अब्राहम ऑर्टेलियस, अब्राहम ऑर्टेलियस। अब मेरी बात सुनना, फिर एक बंदे कौन थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर चीज का ये बताते हुए कि ये जो जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं ये एक टाइम पर ज्वाइंट थे, है ना, कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ये ज्वाइंट थे, इसका भाई वो बंदे ने मैप ही बना डाल दिया, ठीक है। तो ये कौन थे, एंटोनियो पेलेग्रिनी। ये कौन थे, एंटोनियो पेलेग्रिनी, एंटोनियो पेलेग्रिनी, ठीक है, पेलेग्रिनी। अब एक बात बताऊं आपको, एक बंदे ने पॉसिबिलिटी बताई, एक बंदे ने मैप बना दिया, मगर कंप्लीट कंप्रीहेंसिव फाइनल आर्ग्यूमेंट जो दिया था ना, वो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, दैट वाज गिवन बाय एल्फ्रेड वेगनर। यहां पर देखो क्लियरली अपन देखते हैं, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बारे में सोचा था और कंसिडर किया था कि ये सारे जॉइंट हैं। इन्हीं में से पहला बंदा अब्राहम ऑर्टेलियस, एक डच मैप मेकर थे जिन्होंने इसकी पॉसिबिलिटी को बनाया, ठीक है, कि इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा उसके बारे में सोचा। फिर यहीं पर एक नए शख्स आए जिनका नाम है एंटोनियो पेलेग्रिनी। भाई इस भाई ने मैप ही बना डाला जो कि तीनों कॉन्टिनेंट्स को इकट्ठा शो कर रहा था। फाइनली एक कंप्रीहेंसिव कंप्लीट फुल आर्ग्यूमेंट आता है जिसको किसने दिया था, एल्फ्रेड वेगनर, जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है क्या बोलती है, बस इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। भाई यहां से 250 मिलियन ईयर्स पहले, ठीक है, सिर्फ यहां पर सिर्फ 250 मिलियन ईयर्स एगो की बात चल रही है, 250 मिलियन ईयर्स एगो। तो 250 मिलियन ईयर्स एगो की बात करेंगे ना, तो यहां पर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, ठीक है, देयर यूज्ड टू बी अ सिंगल कॉन्टिनेंट। ये सिंगल कॉन्टिनेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता, इसको बोलते हैं पेंजिया। इसको क्या बोलते हैं, पेंजिया। ये सिंगल कॉन्टिनेंट पेंजिया हुआ करता था, और इस पेंजिया के अराउंड देयर यूज्ड टू बी अ शैलो वाटर बॉडी, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, पैंथेलस। इसको बोलते थे पैंथेलस। तो पैंथेलस हो गया और पेंजिया हो गया, हाँ जी सर। अब यहां पर जो पेंजिया है ये ना, इससे 50 मिलियन ईयर बाद ये जो पेंजिया है ना, ये भाई दो टुकड़ों में टूट गया, ये दो टुकड़ों में टूट गया। ऊपर वाला है, इसका नाम पता क्या हो गया, इसका नाम कर दिया लॉरेशिया, ठीक है, इसका नाम लॉरेशिया कर दिया। और जो नीचे वाला है इसका नाम क्या कर दिया, गोंडवाना लैंड, इसका गोंडवाना लैंड। तो नदन वाला जो पार्ट है वो लॉरेशिया और सदन वाला है गोंडवाना लैंड, और ऊपर वाले को अंगारा लैंड भी कहा जाता है। और इन दोनों के बीच में से एक नदी निकलने लगी, है, क्योंकि दोनों ऊपर हो गए। तो इस नदी का नाम है टेथिस सी। इस नदी का नाम क्या है, टेथिस सी, ठीक है। तो सर एक बार और बता दो तो बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखो, देयर यूज्ड टू बी अ सिंगल कॉन्टिनेंट जिसके अराउंड एक वाटर बॉडी थी, है ना, तो इसको पेंजिया कहा जाता है और वाटर बॉडी को पैंथेलस कहा जाता है। इसके 50 मिलियन ईयर्स बाद, मतलब अभी से 200 मिलियन ईयर्स पहले, है ना, ये दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया, एक नॉर्थ, ठीक है, और एक साउथ। जो नॉर्थ वाला पार्ट है इसको लॉरेशिया कहा जाता है और जो साउथ वाला है इसको गोंडवाना लैंड कहा जाता है, और बीच वाला है टेथिस जो कि एक शैलो सी है, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ याद करने के। इट वाज प्रपोज्ड बाय एल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। वेगनर के हिसाब से वो ये बोलते हैं कि जितने भी कॉन्टिनेंट हैं ये पहले सिंगल मास से बने हुए थे, पेंजिया, जिसके अराउंड एक मेगा ओशियन इसको कवर कर रही थी जिसका नाम है पैंथेलस। ओके सर।
200 मिलियन ईयर्स एगो इट बिगेन टू स्प्लिट इनटू लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड, लॉरेशिया नॉर्थ वाला, गोंडवाना लैंड साउथ वाला, और इन दोनों के बीच में एक सी हुआ करती थी जिसका नाम था टेथिस सी। सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, ये जो गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया है ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में ब्रेक हो गए, जिन्हें आज हम अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। वी आर द पार्ट ऑफ एशिया। अब बाकी अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, न्यूमरस कॉन्टिनेंट्स गॉट ड्रिफ्टेड फ्रॉम दीज टू लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। समझ में आया कॉन्टिनेंट कैसे बने? तो भैया इसका प्रूफ क्या है? आप कैसे बता सकते हो कि एक्चुअली में ये जो कॉन्टिनेंट थे एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जुड़े हुए थे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जुड़े हुए थे, उसके बाद ये ड्रिफ्ट हो गए। तो यहां पर कुछ प्रूफ है जिनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है। पहली चीज क्या है, द मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं इनकी मैचिंग, तो दैट इज जिग्सॉ फिट इसको कहा जाता है। यदि आप देखोगे ना अफ्रीका और साउथ अमेरिका, ठीक है, आज भी यदि आप उनके मैप को जोड़ोगे ना, जो कि एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, दोनों की बॉडी, शोर लाइन, किनारा, तो वो दोनों ना एक रिमार्केबल मैच शो करेंगे, दोनों मिल जाएंगे। इसी का बुलर्ड ने ना, एक बुलर्ड नाम का बंदा था 1964 में ना, इन्होंने एक मैप बना दिया था काय का, जो कि अटलांटिक मार्जिन को बढ़िया तरीके से फिट कर रहा था। अटलांटिक ओशन है ना, जैसे आप देखना यहां पर क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, यहां पर क्या है, साउथ अमेरिका है, और यहां पर क्या है, अफ्रीका है। तो यहां पर आपको ऐसे करके अटलांटिक ओशन मिलेगी। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये ऐसा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये दोनों क्लियरली ना इससे मिल रहे थे, ठीक है, ये दोनों क्लियरली आज भी मिलते हैं। अब सेकंड क्या है, रॉक्स ऑफ सेम एज ग्रुप अक्रॉस द ओशन। अब यदि अपन बात करें कि ब्राजील, ब्राजील कहां पर है सर, ब्राजील तो यहां पर है, ब्राजील ये है, तो ब्राजील का कोस्ट की बात करें तो ये है, और अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट कौन सा, ये है। अब इन दोनों के बीच में तो क्या है, इन दोनों के बीच में तो नदी है, और कितना दूर है, कितना डिस्टेंस है, मगर जो रॉक यहां प्रेजेंट है वही रॉक यहां पर प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, कभी ना कभी ये कॉन्टिनेंट जुड़े होंगे। तो वही चीज यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं कि द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स ऑफ 2000 मिलियन ईयर्स फ्रॉम ब्राजील कोस्ट, मतलब जो ब्राजील कोस्ट पर जो 2000 मिलियन ईयर्स पुराने एंशिएंट बेल्ट का, जो एंशिएंट रॉक का बेल्ट वहां पर मौजूद है, ये उन रॉक के बेल्ट से सिमिलर है जो कि वेस्टर्न अफ्रीका पर प्रेजेंट है। थर्डली यदि मैं बात करूं टेलाइट, यहां पर कई जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं वहां पर जो ग्लेशियर डिपोजिट है, मतलब जब ग्लेशियर फ्लो करता है उसके बाद जो बचे हुए ग्लेशियर के डिपोजिट्स हैं उनमें भी यहां पर सिमिलैरिटी देखी गई है। तो आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि टिलाइट होता क्या है। इट्स बेसिकली अ सेडिमेंट्री रॉक डिपोजिट्स ऑफ ग्लेशियर्स, ठीक है, यहां पर ग्लेशियर्स का सेडिमेंट्री रॉक डिपोजिट होता है। फिर चौथा आता है प्लेसर डिपोजिट। प्लेसर डिपोजिट मतलब कि गोल्ड वगैरह जो मतलब बहुत ही प्रीशियस स्टोन्स वगैरह होते हैं, जो प्रीशियस मेटल्स वगैरह होते हैं, उनके जो डिपोजिट्स हैं उनको प्लेसर डिपोजिट कहा जाता है। अब ये जो प्लेसर डिपोजिट है ये घाना के, जो अफ्रीका के घाना के हैं, ये वहां से, और जो ब्राजील के डिपोजिट है ये दोनों ना एक मैचिंग शो कर रहे थे। दे वर शोइंग द मैचिंग, घाना और ब्राजील, ठीक है। आखिरी क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल। यहां पर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल। अब फॉसिल का सीन ऐसा है भाई, फॉसिल का सीन कुछ इस टाइप से है कि फॉसिल का यदि आप सीन देखोगे ना, फॉसिल भी सिमिलर पाए गए हैं। कैसे, देखो, जो लेमूर्स हैं, लेमूर्स पता कहां कहां पाए जाते हैं, इंडिया में, जो कि इंडिया में पाए जाते हैं, मगर ये यहां पर इंडिया में भी है, मेडागास्कर में भी है, और अफ्रीका में भी है। अब तुम देखो इंडिया कहां है, अफ्रीका कहां है, और मेडागास्कर कहां है। अब तीनों जगह यदि लेमूर पाए जा रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि ये तैर के गए होंगे इंडिया में, भाई ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब पता क्या है, इनकी जो स्पीसीज है वो अलग अलग जगह इसलिए पाई जाती हैं क्योंकि एट अ पॉइंट ऑफ इंस्टेंट दे ऑल वर कोलाइडेड, सारे कॉन्टिनेंट मिले हुए थे। एक ऐसा कॉन्टिनेंट था लेमूरियन कॉन्टिनेंट जो कि तीनों लैंडमास को जोड़ रहा था। दूसरा इसमें क्या है, फॉसिल के बारे में, मीजोजोरस के जो स्केलेटन्स है, जो कंकाल है मीजोजोरस के, एक स्पीसीज है ये, जो दो लोकेलिटी में पाए गए हैं। कहां पर, एक साउथ अमेरिका में और एक ब्राजील में, अलग अलग जगह। तो मेजर एग्जांपल साउथ अमेरिका और अफ्रीका, मतलब इन दोनों के ही बीच में मतलब लिए गए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से एविडेंस। तो 5 एविडेंस के बारे में हमने यहां पर स्टडी करी। जिग्सॉ फिट, पहला वाला क्या था, जिग्सॉ फिट मतलब सारे कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे, ठीक है। दूसरा क्या था, रॉक्स ऑफ सेम एज ग्रुप अक्रॉस द ओशन, ठीक है। तीसरा है टेलाइट, ग्लेशियर टेलाइट्स। फिर चौथा है प्लेसर डिपोजिट्स। पांचवा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल। अब यहां पर ये देखो, मैं एकदम ऐसा हूं कि मैं तुमको ऐसा बड़ा भाई समझ के पढ़ाता हूं, ठीक है ना। तुम मतलब, क्योंकि और मेरा तरीका ऐसा है कि मैं सारी चीजें तुम्हारे को एकदम ब्लंटली बता देता हूं कि किस तरीके से तुमको करना है। इस तरीके से तुम लोग नोट्स वगैरह बना सकते हो। नो नीड टू राइट एज इट इज इंफॉर्मेशन गिवन इन द नोट्स, ठीक है। सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि टेलीग्राम पर नोट्स मांगने का जिक्र कर रहे थे, तो बिल्कुल मैं वो जो नोट्स के पीडीएफ है मैं शेयर कर दूंगा। अभी आपको दोबारा कमेंट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो नोट्स में मेरे ऊपर भरोसा रखो, आपको नोट्स ना आज मिल जाएंगे, ठीक है। आज आपको नोट्स मिल जाएंगे, और जो पुराने वाले सेशन है उनके नोट्स मैंने कल ही अपलोड कर दिए, ठीक है। सो बी हैप्पी, जो नोट्स है उनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और जितनी भी चीजें जो मैं बता रहा हूं उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भैया रीजन बताओ यही सोच रहे हो ना कि भैया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का रीजन क्या है। आपने प्रूफ तो बता दिया, एविडेंस बता दिया, इसके रीजन दो है मेरे भाई। एक क्या है, पोलर फ्लिंग फोर्स, और दूसरा टाइडल फोर्स। इन दोनों की वजह से ना कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हो गए। पोलर फ्लिंग फोर्स का मतलब क्या है, ऐसा फोर्स जो कि अर्थ के रोटेशन की वजह से है। और टाइडल फोर्स क्या है, एक ऐसा फोर्स जो कि मून और सन के अट्रैक्शन की वजह से होता है, जो कि टाइडल बल्ज बनाता है, जिसकी वजह से टाइड्स आते हैं। सर आप इसको डेप्थ में क्यों नहीं बता रहे हो? मैं मेरे बच्चे इसको डेप्थ में इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि जब अपन ओशियोनोग्राफी में टाइड्स, ओशन करेंट्स और सी वेव्स पढ़ेंगे ना, तब मैं ये बहुत ही अच्छी तरीके से तुम्हें समझा दूंगा। अब आगे बढ़े, यहां पर देखो कुछ बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू कंसिडर द पॉसिबिलिटी ऑफ यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका हैविंग बीन लोकेटेड साइड बाय साइड। तो यहां पर तो यही कहानी होगी आपको कि पहला वाला ऑप्शन क्या दिख रहा है, एल्फ्रेड वेगनर। और कभी भी कॉन्टिनेंट्स की बात चलती है साथ में, तो यहां पर पहला ऑप्शन एल्फ्रेड वेगनर दिख रहा है, आपने लगा दिया, मगर नहीं लगाना था। क्यों? क्योंकि उसका आंसर अब्राहम ओर्टेलियस है। मैंने आपको बताया था ना। देखो कंप्लीट इंफॉर्मेशन यदि पढ़ के जाओगे, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, सुनो मेरे भाइयों, मेरी बात सुनो, ठीक है, सारे मेरी बात सुनो। देखो यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी, ठीक है, आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यदि मैं आपसे बोल रहा हूं कि एनडीए एग्जाम का लेवल ये है, ठीक है, एनडीए की ज्योग्राफी का लेवल ये है, तो मैं वैसा एजुकेटर नहीं हूं भाई, ठीक है, क्योंकि मैंने भी अपना एनडीए का एग्जाम क्लियर करा है। मैं आपको झूठे वादे में नहीं रखूंगा कि मैं यहां पर पढ़ा के आपको संतुष्ट कर दूं, ठीक है, ठीक है। यहां पर मेरा जो कंटेंट का लेवल है ना, वो क्या होता है, मेरे कंटेंट का लेवल ये इसके ऊपर ही जाता है कि खुदा ना खास्ता यूजुअली जो एनडीए 1 आपको यूजुअली देखने को मिलता है, यहां पर कंसेप्ट ज्यादा पूछे जाते हैं एनडीए 1 में, तो यहां पर थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन हाई लेकर चलता है। मगर अभी जैसे मैंने जो मेरी दूसरी क्लास है, मैंने उसमें क्या बताया था, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी है, उससे लास्ट टाइम 2 सवाल, फिर उसके पहले 1 सवाल, तो मैं वो फालतू काम नहीं करता हूं कि जो चीज पूछी नहीं जा रही उसके ऊपर आप एनर्जी अननेसेसरी वेस्ट कर रहे हो। फिजिकल ज्योग्राफी से यदि 12 से 13 सवाल पूछे जा रहे हैं, तो भाई आप 4 सेशन में 12 से 13 सवाल कर पा रहे हो, तो कॉमन सेंस लगाओ यार, क्या गलत है। और मैं तो अपनी तरफ से, तुम खुद देखो, अब ये ऐसा कंटेंट कोई दे सकता है क्या तुमको, ये मीम्स वगैरह ये सारी चीजें डालकर, ताकि तुम बिल्कुल भी बोर ना हो। आई नो यार, आई कंसिडर योर सिचुएशन, ठीक है। तो जो भी चीजें हैं, एक्सेप्ट द रियलिटी, और रियलिटी को एक्सेप्ट करने के बाद मेहनत करना चालू कर दो, ठीक है। एक्सक्यूजेस वगैरह मत दिया करो, गिव अप मत किया करो, ठीक है। एक बार चीजें थोड़ी सी कठिन लगती हैं, थिंग्स सीम इम्पॉसिबल अंटिल दे आर डन एंड अंटिल दे आर स्टार्टेड, बट वंस यू हैव गॉट यूज्ड टू देम, जैसे जैसे हैबिट बन जाती है, काफी मजा आने लगता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, अब्राहम ओर्टेलियस, ठीक है। एंटोनियो पेलेग्रिनी ने क्या बताया था, मैप बताया था, ठीक है। अब यहां पर देखो, पोलर फ्लिंग फोर्स रिलेटेड टू, ये तो पता होगा, पोलर फ्लिंग फोर्स कैसे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। अभी ऊपर बताया। सो जेंटलमैन, इसी तरीके से आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी जो गाड़ी है वो ऑफ द ट्रैक हो चुकी है, ठीक है। सो इफ यू वांट टू लेट द प्रिपरेशन ऑफ एनडीए 1 2025 ऑन द ट्रैक, सो फास्ट ट्रैक बैच इज देयर फॉर यू, ठीक है। पक्का आपको ट्रैक पे लेकर आ जाएगा, जैसा इसका नाम है ये वैसा नहीं है। सारी चीजें हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से लेकर एकदम हाई लेवल पर लेकर जाएंगे। यदि बोर्ड्स और सीयूटी भी बीच में आ रहे हैं ना, और आपको ऐसा लग रहा है आप एनडीए की प्रिपरेशन के लिए आप उस जगह से नहीं पढ़ सकते हो जहां पर आपको 5 से 6 घंटे सिर्फ एनडीए की क्लास को देने को मिले, सिर्फ पर्टिकुलरली ओवरऑल जो कंप्लीट सिलेबस जो आता है एक्चुअली में उसको पढ़ के आप लगभग 450 से 500 मार्क्स एनडीए एग्जाम में स्कोर करना चाहते हो, सो फास्टेक बैच इज देयर फॉर यू। आप चाहते हो कि सिर्फ 1.5 घंटे में मैथ्स की क्लास हो, 1.5 घंटे में जीएटी की क्लास हो, ठीक है, और वीक में आपको 1-2 ऑफ भी मिल जाए और आपका पूरा सिलेबस टाइमली खत्म हो जाए, सो दिस पर्टिकुलर बैच इज देयर फॉर यू, ठीक है। काफी बढ़िया चीजें होने वाली हैं, आपको सीयूटी और बोर्ड्स में काफी यहां पर हेल्प मिलेगी। आप यदि हमको 3 घंटे देते हो और उसके बाद मैं तो ऐसा बोलता हूं कि जीएटी की क्लास मेरी लगाने के बाद आप आधे घंटे थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हो, दैट इज मोर देन इनफ। बाकी आप मैथ्स का पर्टिकुलरली प्रैक्टिस वगैरह करते रहो, सारी चीजें फिर क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। सो यू मे ज्वाइन, आप एप्लीकेशन रो रेंडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से सारी इंफॉर्मेशन बैच के बारे में निकाल सकते हैं। कई लोगों का मतलब ऐसा होता है माइंडसेट कि यूट्यूब और एप्लीकेशन में क्या अंतर है। देखो यार, एप्लीकेशन पर जब आप खुद से पढ़ते हो ना, तो देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन अस, ठीक है, इंटरेक्शन होता है। सारी चीजें इतनी रैपिडली नहीं चलती हैं, चीजें बहुत आराम से होती हैं, ठीक है। और जब चीजें आराम से होती है तो करने में बहुत ही मजा आता है। थर्डली सेकेंडली क्या होता है, सारी टेस्ट सीरीज होती है, एनालिसिस होता है। और आखिरी चीज ये है, सबसे मेजर चीज ये है कि भाई इतना ये जो जमाना है जिसमें इतने सारे बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, इसी के साथ ना डिस्ट्रैक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है। So it's very important to maintain the focus and consistency in your work. So when you are in the paid batch, during that course of time you are being under the surveillance of your educator. So वहां पर आपको फोकस और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल जस्ट गेट आउट ऑफ द ट्रैक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Continents have drifted apart because of
किसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स अलग हो गए? टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से। थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय अल्फ्रेड वेगनर। ऑन द अर्थ ओरिजिनली सिर्फ एक ही ह्यूज लैंड मास पाया जाता था जिसको हम लोग पेंजिया बोलते हैं। इंडिया वाज द पार्ट ऑफ द एंशिएंट गोंडवाना लैंड, मतलब इंडिया जो है वो एंशिएंट गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग लैंडमास ऑफ प्रेजेंट, मतलब अभी के कौन कौन से लैंडमास आते हैं किसके? गोंडवाना लैंड में। साउथ अमेरिका भी आता है, अफ्रीका भी आता है, ऑस्ट्रेलिया भी आते हैं, सारे के सारे आते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। पोस्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इंडिया में सीन क्या होता है कि भाई कोई भी थ्योरी आई उसके बाद और भी चीज आ जाती है, और भी चीजें डेवलप्ड होकर निकल जाती हैं। तो पोस्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के हिसाब से दो थ्योरी आई, एक का नाम है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, एक का नाम क्या है? कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। और दूसरी वाली का नाम क्या है? सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, है ना। इसके बाद एक सबसे एक्सेप्टेबल आई, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। यहां पर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी ये वाली है। तो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी पता क्या करती है? कन्वेक्शनल करंट थ्योरी ये बोलती है कि ये जो आपकी मेंटल है, डायरेक्टली अपन यहां पर बात करते हैं। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी वाज गिवन बाय आर्थर ओम्स 1930 में, और इन्होंने क्या करा था, जो अपर मेंटल है ना उसमें कन्वेक्शनल करंट की पॉसिबिलिटी के बारे में डिस्कस करा था। कैसे? देखो, जो मेंटल है उसमें, जो अर्थ में मेंटल है उसमें बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं ये क्या करते हैं? बहुत ज्यादा थर्मल डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, मतलब हीटिंग वाले डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से यहां पर करंट जनरेट हो जाती है। अब ये जो करंट है, ये करंट की वजह से डाइवर्जेंट मूवमेंट होता है। कैसे होता है? यहां पर देखो, ये करंट यहां पर जनरेट हुई, क्लियरली देखो, ये करंट जनरेट हुई, ये करंट, अब यहां पर ये करंट जनरेट हुई, तो ये करंट की वजह से कन्वेक्शनल सेल्स बने, ठीक है, कन्वेक्शनल सेल्स बने। अब यहां पर ये जो कन्वेक्शनल सेल्स है ना, आगे आपको देखने को मिलेगा इसका इलोंगेटेड पार्ट ये वाला, कि यहां पर आपको ना ये जो मिड ओशनिक रिज है, यहां पर आपको वॉल्केनिक इरप्शन भी देखने को मिलेंगे, मगर इसकी बाद वाली थ्योरी। इसमें बस ये बताया गया है कि अपर मेंटल में जो मेंटल वाला पोर्शन है उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के कारण जो जितने भी कन्वेक्शनल सेल्स हैं वो जनरेट हुए थर्मल डिस्टर्बेंस के कारण, ठीक है। अब इनके आगे क्या होगा ये किसने बताया था? हैरी हेस ने, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में। जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है, ठीक है, ये किसको बताती है? ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी मिड ओशियनिक रिज के बारे में बताती है। मिड ओशियनिक रिज मतलब ये जो आपको मिड ओशियनिक रिज दिख रही है ना, ये क्या बताती है कि यहां पर जो रॉक प्रेजेंट है, ठीक है, एक रॉक ये है, एक रॉक ये है, इन दोनों की ये सेम है, एक रॉक ये है, एक रॉक ये है, इन दोनों की ये सेम है, एक रॉक ये है और एक रॉक ये है, इन दोनों की ये सेम है। समझ में आ रहा है? तो जो रॉक्स है ना ऑन ईदर साइड ऑफ द मिड ओशियनिक रिज, दे आर ऑफ इक्वल एज। और ये पता कैसे चला? ये आपको पता चला रेडियोमेट्रिक डेटिंग के हिसाब से, ठीक है, ये रेडियोमेट्रिक डेटिंग के हिसाब से पता चला। रॉक्स फ्रॉम द ओशन करंट, जो ओशन, देखो ओशन जो क्रस्ट है वो यंग है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ओल्ड है। बस थोड़ी देर बाद आपको इसके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद। अब सर इतनी कहानी हमको समझ में आ गई, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी हैरी हेस ने दी है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब इन दोनों का एक कंक्लूजन निकल कर आता है, दोनों थ्योरी का, वो क्या है जो कि वाइडली एक्सेप्टेबल है। जो मिड ओशियनिक रिज है ना मेरे भाई, वहां पर क्या है, जो मिड ओशियनिक रिज है उसकी क्रस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन होता है। मतलब ये है, यहां पर बहुत ज्यादा क्या होगा, बहुत ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन होगा। अब ये जो वॉल्केनिक इरप्शन है ना, इसकी वजह से जो ओशियनिक क्रस्ट है वो उसके ऊपर प्रेशर लगाएगी, थर्मल प्रेशर की वजह से वो जो क्रस्ट है वो क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। जब यहां पर ये जो क्रस्ट है ये ब्रेक डाउन हो गई, तो अब ये क्या, दूर मूव करने लगेगी, इट विल स्टार्ट स्प्रेडिंग, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सी स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है, इसलिए इसको स्प्रेडिंग थ्योरी। अब वो दूर जाने लगेगी, लावा उसमें वेज होगा, लावा उसमें मतलब धस जाएगा, ठीक है, नया लावा उसमें धसेगा और आगे आके नया लावा जाएगा ना, तो वो चौड़ी होगी, जिसकी वजह से जो ओशियनिक क्रस्ट है वो दोनों तरफ ऐसे चौड़ी होकर उधर मूव हो जाएगी, दूर हो जाएगी, है ना। अब एट दी एंड क्या होगा, आखिरी में जाकर ये जो ओशन की ट्रेंचेस है ना, यहां आकर सिंक हो जाएगी, यहां आकर ऐसे नीचे चली जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सर, इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये आप रीड कर सकते हो, एज सच उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आप बस यू कैन जस्ट रीड, है ना, उतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी रीड करके आप कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बस मैं दे देता हूं यार, बाकी जो चीज रीड करने की मैं बता देता हूं। ये मीम है, आप खुद रीड कर सकते हो पॉज करके, आप तो जरूर करोगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्लेट टेक्टोनिक, इट इज द वाइडली मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल थ्योरी, ठीक है, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स कहा जाता है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्गन, ठीक है। ये किसने दी थी? मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्गन ने दी थी 1967 में। तो जो टेक्टोनिक और लिथोस्फेरिक प्लेट है, पहले तो ये देखो कि ये क्या होती है यार। कोई भी प्लेट मतलब कि एक बड़ी सी इरेगुलरली शेप्ड एक सॉलिड रॉक की, जो एक शेप्ड की एक स्लैब वाली रॉक होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेट, मतलब एक प्लेट बोलते हैं, ठीक है। ये तुमसे पूछेगा नहीं, बस मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं, क्योंकि यार मेरा उद्देश्य ऐसा रहता है, आप टॉपिक पढ़ रहे हो, प्लेट के बारे में नहीं पता तो क्या मतलब।
जनरली ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स है ये काहे से मिलकर बनती है? दोनों कॉन्टिनेंटल और ओशनिक लिथोस्फीयर दोनों से मिलकर बनती है। मगर कौन सी प्लेट को तुम कॉन्टिनेंटल बोलोगे और ओशनिक बोलोगे, ये कैसे पता चलेगा कि ज्यादा पोर्शन कौन सा ऑक्यूपाई करती है? जैसे यदि आप पैसिफिक प्लेट की बात करोगे तो ये ओशनिक प्लेट इसलिए इसमें दोनों है, ओशन भी है और कॉन्टिनेंट भी है, बट द लार्जर पोर्शन ऑफ पैसिफिक प्लेट इज ऑक्यूपाइड बाय ओशनिक प्लेट, ठीक है, इसलिए इसको ओशनिक प्लेट कहा जाता है। बट ऑन दी अदर हैंड यूरेशियन प्लेट क्या है? ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट, क्योंकि इसका मेजर पोर्शन कॉन्टिनेंट ऑक्यूपाई करता है। ये थ्योरी पता क्या बोलती है? नाउ जेंटलमैन लेट्स डिस्कस अबाउट थ्योरी कि द अर्थ लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 7 मेजर एंड माइनर प्लेट, ठीक है, मेजर 7 मेजर और माइनर प्लेट में क्या है? डिवाइडेड है। कॉन्टिनेंट्स आर द पार्ट ऑफ प्लेट, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं ये क्या है? प्लेट के पार्ट है, और जो मूव करती है ना, मूव्स एज अ प्लेट, जो मूव करती है वो प्लेट है। ये जो प्लेट्स हैं ये पास्ट में मूव हुई है और फ्यूचर में भी मूव कर रही होंगी, अभी भी मूव कर रही है और फ्यूचर में भी मूव करेंगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब यहां पर जो क्वेश्चन आता है ना पेंजिया, जिसके बारे में अपन ने स्टार्टिंग में बात करी थी, ये पेंजिया जो लैंड मास है, ये जो जितने भी अलग अलग कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है ना, इन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की कन्वर्जिंग के कारण बना था। ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में कन्वर्ज करी, उसकी वजह से पेंजिया बना था। अब ये कन्वर्जिंग क्या होता है ये बस थोड़ी देर बाद आपको पता चलने वाला है। सो दैट वाज ऑल अबाउट प्लेट टेक्टोनिक, है ना। अब टाइप्स ऑफ प्लेट के बारे में स्टडी करते हैं। दो प्रकार की प्लेट होती है, मेजर प्लेट और माइनर प्लेट। जितने भी मेजर नाम ये जो कॉन्टिनेंट और ओशियन के आते हैं ना, ये कभी भी आए तो ये मेजर प्लेट है, जैसे कि एंटार्क्टिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक, अफ्रीकन, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन। माइनर प्लेट क्या होती है? जैसे कोकोस प्लेट, नास्का, अरेबियन, फिलिपिन, कैरोलिन, फूजी, इनके नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 इज टेलिंग यू थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स वाज गिवन बाय हैरी हेस। क्या हैरी हेस ने दी थी? नहीं, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने दी थी। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स इज बेस्ड ऑन सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। याद रखना, ये जो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स है ना, ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के ऊपर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि दोनों में ही डाइवर्जेंट मूवमेंट की बात करी जाती है। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स क्या एक्सप्लेन करती है? थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन बताती है क्या? ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक बताती है क्या? सी फ्लोर स्प्रेडिंग बताती है? ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग बताती है, ऑप्शन नंबर बी। अकॉर्डिंग ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइनर प्लेट्स आर। तो आप माइनर पूछ रहे हैं ना, आप मेजर देखो, जिस भी ऑप्शन में मेजर होगा वो आपका आंसर नहीं होगा। ये यूरेशियन है, ये आंसर नहीं है, ठीक है। ये यूरेशियन है, ये आंसर नहीं है, यूरेशियन है, ये आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वहां पर सारे आपको कौन सी देखने को मिलेंगी? माइनर वाली। ऐसे करके नोट्स बनाओ, दैट वुड बी बेटर, ठीक है। चलो, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वर्सेस ओशियनिक क्रस्ट। देखो, ये यहां पर आके आपको पता चलेगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट के बीच का डिफरेंस। देखो, जो ओशियनिक क्रस्ट है ना, ये काफी यंग क्रस्ट है, ठीक है। ये यंग क्रस्ट है, काफी यंग है, और मोस्ट लेस देन 200 मिलियन ईयर्स पुराना। मतलब जो अपन ने बोला था ना कि 200 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ था, दोनों ड्रिफ्ट हो गई थी, तो ये उससे कम है, ठीक है, उससे कम ओल्ड है। मगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करेंगे ना, तो इट इज मोस्ट ओवर 1500 मिलियन ईयर्स ओल्ड। तो बस इतना याद रखो कि ये ज्यादा ओल्डेस्ट है और ये कम ओल्डेस्ट है। कॉन्टिनेंटल जो ओशियनिक क्रस्ट है, ओशन, ये काफी पतली है, जिसकी वजह से ये डेंस है। मगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मोटी है और ये कैसी? लाइट है। ये याद रखना कि जो ओशियनिक क्रस्ट है ना, जो ओशियनिक क्रस्ट है, ये ओशियनिक क्रस्ट बनती है कैसे? ओशियनिक क्रस्ट बनती है बेसाल्ट से, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट। मगर जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये बनती है ग्रेनाइट से। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ग्रेनाइट से बनती है, और ओशियनिक क्रस्ट कॉन्स्टेंटली रिन्यू हो जाती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है। मगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का ऐसा नहीं है, कैन नॉट बी रिन्यूड और डिस्ट्रॉय, रिन्यू और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग ओल्डेस्ट कहते हैं और इसलिए इसको हम लोग यंगेस्ट बोलते हैं। अब यहां पर कुछ बढ़िया सा क्वेश्चन है। द रिजिड लिथोस्फेरिक स्लैब आर नोन एज प्लेट, जिनको प्लेट कहा जाता है, ठीक है। सो व्हाट वुड बी द रिजल्ट इफ ओशियनिक प्लेट कोलाइड विद कॉन्टिनेंटल प्लेट? तो अब मैं आपको बताता हूं, यदि ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट दोनों आपस में मिलती है तो क्या होगा। यदि फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और यहां पर मैंने आपको बना दी एक क्या, ओशियनिक प्लेट। आप कॉमन सेंस लगाओ, नीचे कौन जाएगी? जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये नीचे चली गई, है ना। जब दोनों आपस में मिले तो ये नीचे चली गई, और ये जो है इसको उसने क्या कर दिया? ऊपर चढ़ा दिया, तो ये ऊपर चली गई। समझ में आया? ये ऊपर चली गई। तो वही चीज है, जो नीचे गई वो नीचे क्यों गई? जो नीचे गई वो नीचे क्यों गई? क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है। नीचे क्यों गई? क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है। और जो ऊपर वाली ऊपर क्यों गई? क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है। और डेंसिटी कम किसकी होती है? ये होती है कॉन्टिनेंट की, ठीक है। और डेंसिटी ज्यादा किसकी है? ओशन की, ठीक है, ओशन की। अब मेरी बात सुनो, ओशनिक प्लेट इज फोर्स डाउन बिलो द कॉन्टिनेंटल प्लेट। बिल्कुल सर, ये चीज सही है, ओशनिक प्लेट नीचे चली जाएगी। कॉन्टिनेंटल प्लेट इज फोर्स बिलो द ओशनिक प्लेट, गलत है।
ये कभी कोलाइड ही नहीं करेंगी, गलत है, तो ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मजा आया? चलो अब प्लेट बाउंड्रीज के बारे में बात करते हैं कि प्लेट बाउंड्रीज क्या होती है। देखो प्लेट बाउंड्रीज पता कैसे बनती है, जब दो प्लेट आपस में आकर कोलाइड करती है, दो प्लेट आपस में आकर कोलाइड करेंगे। तो अब कोलाइड मतलब कि देखो कोलाइड ही नहीं, सिर्फ या तो आपस में आकर मिलेंगी, मतलब कि कन्वर्जेंट बाउंड्री हो सकता है, ठीक है, या तो दूर जाएंगी, डाइवर्जेंट भी बोल सकते हैं। अब ना ही पास आई ना ही दूर गई, मगर पैरेलली मूव कर गई, तो इसको ट्रांसफॉर्म भी बोल सकते हैं। देखो अब कन्वर्ज कौन कौन कर सकती है? दो कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट आपस में कन्वर्ज कर सकती है। बिल्कुल सर, दो कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट आपस में कन्वर्ज कर गए, है ना। एक कॉन्टिनेंट और एक ओशन आपस में आकर कन्वर्ज कर सकते हैं, एक ओशन और एक ओशन आपस में आकर कन्वर्ज कर सकते हैं। डाइवर्जेंट की जेंट में यदि बात करेंगे ना, डाइवर्जेंट में तीन सिनेरियो नहीं है। डाइवर्जेंट में या तो कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट आपस में आकर मिलेंगे नहीं, अलग होंगे। क्या होंगे? अलग होंगे। या तो एक ओशन और एक ओशन दोनों आपस में अलग हो गए। यहां एक कॉन्टिनेंट और ओशन का केस नहीं है क्या? नहीं। ट्रांसफॉर्म में तो कोई केस ही नहीं है भाई, है ना, सिंपल केस है। अब मेरी बात सुनो, कभी भी याद रखो, अब सीधे अपन आते हैं यहां पर, कभी भी कन्वर्जेंट हो रहा है तो ये जो प्लेट है ना, कन्वर्ज होता है ना, तो ये ऊपर आएगा और एक नीचे चला जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक की डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, जो कि नीचे हो जाएगा। डाइवर्जेंट में ये क्या होते हैं? दूर जाते हैं। ट्रांसफॉर्म में ये देखो ना, दूर जा रहे हैं ना पास आ रहे हैं। यहां पर एक चीज नोटिस करना जेंटलमैन, अब जैसे ये है, इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा है, ये वाली की डेंसिटी बहुत ज्यादा है ना। आप क्लियरली देखने को यहां पर देख सकते हो, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो ये कहां चली गई? नीचे। ये जो ओशनिक प्लेट है ये नीचे चली गई। अब ये नीचे गई ना, इसको पता क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं धंसना, और धंसने को यहां पर कहा जाता है सबडक्शन। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? सबडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको क्या कहा जाता है? सबडक्शन। चलो ठीक है, मिड ओशनिक रिज आपने देख लिया। ये जो मिड ओशनिक रिज है, यहां पर क्या होता है? वॉल्केनिक इरप्शन होता है। अब ऊपर मैंने एक चीज पढ़ाई थी, याद है तुमको? जब मैं आपको सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी समझा रहा था जेंटलमैन, व्हेन आई वाज टीचिंग यू सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, तब मैंने क्या बताया था कि मिड ओशनिक रिज के दोनों तरफ क्या होते हैं? वॉल्केनिक इरप्शन होता है। यहां पर वॉल्केनिक इरप्शन होता है। ठीक है, यहां पर वॉल्केनिक इरप्शन, जिसकी वजह से ये प्लेट दूर मूव कर जाती है। तो मिड ओशनिक रिज इज द रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्री, इज द रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, अब आगे बढ़े। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं आपको एक बढ़िया सी चीज समझाता हूं, कन्वर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, जिसको डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक बात बताओ, एक ना एक कोई प्लेट तो नीचे जाकर धंस जाएगी। अब नीचे जाकर जब धंसेगी तो भाई वो तो मेंटल में जा रही है ना, और मेंटल कितना गर्म है, जो कि पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए कन्वर्जेंट को डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री कहा जाता है और डाइवर्जेंट को कंस्ट्रक्टिव कहा जाता है। अब सुनो, तीन प्रकार के कोलिजन देखने को मिलेंगे कन्वर्जेंट में, कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल। जब दो प्लेट आपस में आकर मिली, एक प्लेट ये है, ठीक है, और एक प्लेट ये है, जब आपस में आकर मिली, ठीक है, तो यहां पर माउंटेन बन के खड़ा हो जाता है, जिससे हिमालय बना अपना। तो यहां पर रिजल्ट क्या बनता है? फोल्ड माउंटेन। अब जब ये आपस में आकर कोलाइड करती है ना, तो अलग अलग फोल्ड बनाती है। यदि फोल्ड ऐसा है कि एक के ऊपर एक आकर रखा रही है, मगर एकदम सिमेट्रिकली रखा रही है, एकदम ऐसे सिमेट्रिकली 90 डिग्री, तो उसको सिमेट्रिकल फोल्ड कहा जाता है। मगर थोड़ा ज्यादा ओवर फोल्ड हो गया तो उसको ओवर फोल्ड बोलेंगे। मगर एकदम प्लेन 0 डिग्री बना रही है तो उसको रिकमेंड फोल्ड बोलेंगे। एकदम पूरा मतलब 0 डिग्री पूरा उसके ऊपर जाकर रखा गई है तो रिकमेंड फोल्ड। ठीक है, अब एक कॉन्टिनेंट है और दूसरी ओशनिक है, एक कॉन्टिनेंट और एक दूसरी ओशनिक है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? फोल्ड माउंटेन तो होगा, मगर साथ में वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी होंगी। साथ में यहां पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी आपको देखने को मिलेंगी। तीसरा होता है ओशनिक ओशनिक। ठीक है, ओशनिक ओशनिक, यहां पर क्या है? इसका रिजल्ट निकल कर आता है ओशनिक ट्रेंच। क्या? ओशनिक ट्रेंच इज द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, जहां ओशन और ओशन आपस में आकर मिलती है। अब कैसे बनती है ट्रेंच के बारे में बस थोड़ी देर में जाकर आपको पता चल जाएगा, मैं याद करवा कर छोड़ूंगा आपको, 2 मिनट रुक जाओ बस। डाइवर्जेंट और पढ़ लेते हैं। डाइवर्जेंट का सीन मेरे भाई कैसा है पता? कभी भी दो प्लेट यदि आपस में अलग हो रही है, ठीक है, जैसे ये दो प्लेट आपस में अलग हो गई, पहले ऐसी थी, ठीक है, मगर अब अलग हो गई है, तो यहां पर ये जो वाला पार्ट है ये इकट्ठा था, मगर अब ये क्या हो गया? ये हो गया अलग। अब ये यदि अलग हो गया तो कैसा पार्ट बचा होगा? ये पार्ट ऐसा बचा होगा, ठीक है, ऐसा। तो अब यहां पर क्या बन गया? यहां पर बन गए ब्लॉक माउंटेन्स। ये जो बने हैं ना, ये दोनों ब्लॉक माउंटेन्स है। अब ब्लॉक माउंटेन्स के नीचे जो आता है ये क्या है? रिफ्ट वैली। आ रही मतलब रिफ्ट वैली। ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट है, और साइड में जो लाइन है इसको बोलते हैं ग्रेवन। ठीक है, इट इज कॉल्ड ग्रेवन। ठीक है, दूसरा सीन देखोगे, ये है ओशनिक ओशनिक। ओशनिक ओशनिक में रिजल्ट क्या होता है? यहां पर बनती है, जब ओशन और ओशन अलग होंगे यहां पर बनती है रिज। कैसे याद करोगे? देखो, आरआई से ऊपर रिफ्ट वैली बन रहा था, यहां नीचे आरआई से क्या बनेगा? रिज। ठीक है, कभी भी ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री होती है, मतलब ट्रांसफॉर्म के केस में पैरेलल मूव होंगे, यहां पर कोई भी लैंडफॉर्म नहीं बनता है, बस यहां पर चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे सैन एंड्रियास का फॉल्ट। अब जो कि मैंने बोला था ट्रेंचेस और ओशन के बारे में, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, रिजेस अंडर वाटर माउंटेन रेंजेस है जो कि ओशन को क्रिस क्रॉस करती है। ओशन को क्रिस क्रॉस, अंडर वाटर माउंटेन रेंजेस है जो कि ओशन को क्रिस क्रॉस करती है।
अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो रिजेस हैं दे आर फॉर्म्ड बाय राइजिंग मैग्मा इन अ जोन, मतलब ये राइजिंग मैग्मा की वजह से बनते हैं जहां पर दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर मूव होती हैं, टू प्लेट्स मूव अपार्ट, ठीक है। ये क्या बनाती है, दूर होकर डाइवर्जेंट बाउंड्री, तो डाइवर्जेंट बाउंड्री की वजह से रिज बनती है और कन्वर्जेंट बाउंड्री की वजह से क्या बनती है, ट्रेंचेस, बस इतना फर्क है, ठीक है, याद रखना, क्लियर है। और सबडक्शन भी होता है यहां पर। चलो अब ये वाला क्वेश्चन, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इज बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर। देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पहली थ्योरी थी, इसके ऊपर तो सारी ही थ्योरी डिपेंड करेगी, और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के ऊपर तो करती है, तो बोथ। मिड अटलांटिक रिज इज एन एग्जांपल ऑफ, मैंने बताया था ना मिड ओशनिक रिज है, रिज कैसे बनती है, डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री है। डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री मतलब डिस्ट्रक्टिव नहीं यार, मतलब दोनों अलग हो रहे हैं, दोनों दूर हो रहे हैं। ये जो मिड ओशनिक कोई भी रिज है, यहां पर क्या होगा, वॉल्केनिक इरप्शन होगा। अब वॉल्केनिक इरप्शन है तो ये जो प्लेट्स हैं ये दूर दूर मूव करेंगी ना, अब दूर मूव करेंगी तो मतलब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है। अब यहां पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिंग ऑफ फायर आर करेक्ट, रिंग ऑफ फायर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। सो जेंटलमैन, यहां पर रिंग ऑफ फायर का सीन ऐसा है, इट इज अ जोन ऑफ कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री, यस, इट इज अ जोन ऑफ एक्टिव सिस्मिक एंड वॉल्केनिक जोन, इट इज एसोसिएटेड विद डीप ट्रेंच, बिल्कुल सही है। ये तो वॉल्केनो में करवा दिया था यार ये क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो, द प्रोसेस इन विच वन प्लेट स्लाइड्स बीनेथ अनदर प्लेट, मतलब एक प्लेट किसी दूसरे प्लेट के नीचे आ जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज अ जोन ऑफ कन्वर्जेंस, इज अ जोन ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये वाली तो सही, बिल्कुल, ये कन्वर्जेंस का जोन है, इट्स अ जोन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। अब तुम लोग सोच रहे हो सर ये सही है, भाई इट्स नॉट अ जोन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे आ गई ना, ठीक है, तो इट इज नॉट अ जोन ऑफ कन्वर्जेंस, इट इज अ जोन ऑफ सबडक्शन, इसको बोलते हैं सबडक्शन, ठीक है, इट इज कॉल्ड सबडक्शन। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी बिकम्स मोर प्रोमिनेंट अलोंग द जोन ऑफ कन्वर्जेंस, क्या सी फ्लोर स्प्रेडिंग कन्वर्जेंस के टाइम पर होती नहीं, डाइवर्जेंट के टाइम पर, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था। चलो अब आगे आखिरी टॉपिक है टेक्टोनिक्स का, ये क्या है, रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट। तो यहां पर देखो प्लेट मूवमेंट का रेट, ठीक है, टू डिटरमाइन द रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट द स्ट्रिप्स ऑफ द नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, नॉर्मल और रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रिप्स हैं जो कि मिड ओशनिक रिज को पैरेलल करती हैं, उनका यूज करा जाता है। इसमें बिल्कुल भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन आएगा कि प्लेट मूवमेंट का जो मतलब जो प्लेट मूव करती है उसके रेट को अपन किस चीज से फाइंड करते हैं, तो बस क्या रखना, मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मल और रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड, बात खत्म, ठीक है। और ये जो प्लेट का मूवमेंट है ना, ये कंसिडरेबली चेंज होता रहता है, मतलब ऐसा नहीं कि जिस रेट से अभी कोई प्लेट मूव कर रही है तो वो हमेशा मूव करेगी, वो जो रेट है इट कैन चेंज। स्लोएस्ट रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट क्या है, आर्कटिक रिज, ये मतलब लेस देन 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर मूव करती है, मतलब साल में 2.5 सेंटीमीटर से भी कम मूव करती है। मगर यदि आप ईस्ट पैसिफिक देखोगे, पैसिफिक का कौन सा पार्ट, ईस्ट, ईस्ट वाला, ये वाला, ठीक है, ईस्ट वाला, तो ये जो है ना ये 15 सेंटीमीटर से भी ज्यादा मूव कर जाती है एक साल में, और ये 2.5 सेंटीमीटर से भी कम। अब देखो यहां पर ये, अब अपन क्या देखने वाले, इंडिया का जो मूवमेंट है, इंडियन प्लेट वो कैसे मूव करी, ठीक है। यहां पर देखो बेसिकली हिमालय का फॉर्मेशन अपन यहां पर देखने वाले हैं। देखो जब दो कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे को पुश करके कोलाइड करती है, आपस में पुश करके कोलाइड करती हैं, तो जियोलॉजिकल प्रेशर और कंप्रेशन की वजह से, ठीक है, जनरेट होता है, यहां पर जियोलॉजिकल प्रेशर और कंप्रेशन जनरेट होता है, जिससे रॉक्स, डेब्रीज एटसेट्रा सरफेस पर माउंटेन बनकर अपीयर हो जाते हैं। क्या, सरफेस पर माउंटेन्स बनकर अपीयर हो जाते हैं, ठीक है, सरफेस पर ऐसा माउंटेन बनकर अपीयर हो जाते हैं। अब सुनना मेरी बात, क्रिटेशियस पीरियड में क्या हुआ था, जो क्रिटेशियस पीरियड था ना, उसमें जो इंडियन प्लेट है ये गोंडवाना लैंड से सेपरेट हुई, ठीक है, ये जो नीचे है ना, ये जो नीचे है ये कहां है, गोंडवाना लैंड, यहां पर गोंडवाना लैंड से सेपरेट हुई, और ये जो गोंडवाना लैंड से सेपरेट होकर इट स्टार्टेड हेडिंग टुवर्ड्स द यूरेशियन, ये यूरेशियन की तरफ निकलना चालू कर गई। अब वहां से जब ये यूरेशियन की तरफ निकली, आखिरी में जाकर ये क्या हुआ, यूरेशियन प्लेट में जाकर कोलाइड कर गई, और जो इंडियन प्लेट है टेथस सी में सबडक्ट कर गई। यहां पर बहुत ज्यादा सेडिमेंटेशन हुआ, प्रेशर हुआ, और कई सारा डिपोजिशन हुआ, जिसकी वजह से हिमालय फॉर्म हो गया, बस दैट्स इट, ठीक है, दैट वाज द मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट, ठीक है, ऐसे करके हमारे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, यहां पर क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री ऑफ द इंडियन प्लेट अलोंग द हिमालयन माउंटेन। तो जो इंडियन प्लेट का जो इंडियन प्लेट की प्लेट बाउंड्री का मूवमेंट है अलोंग द हिमालयन माउंटेन, वो काय का टाइप है, ठीक है, तो ये काय का टाइप है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट द मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट? तो कौन सा स्टेटमेंट सही है यहां पर देखते हैं। द इंडियन प्लेट इंक्लूड्स पेनिनसुलर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शन। तो इंडियन प्लेट में क्या पेनिनसुलर इंडिया और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शन? बिल्कुल सर, क्योंकि गोंडवाना लैंड का पार्ट तो ऑस्ट्रेलिया भी है ना और इंडिया भी है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। सबडक्शन जोन अलोंग द हिमालय फॉर्म्स द सदर्न प्लेट बाउंड्री इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंटल जोन। अब दो कॉन्टिनेंट आपस में आकर कॉन्टिनेंटल जोन मिले, बिल्कुल मिले, गोंडवाना मिला और यूरेशियन मिला। अब उसने हिमालय का पार्ट बनाया, क्या सदर्न पार्ट बनाया? नहीं, याद रखना सदर्न प्लेट बाउंड्री नहीं बनाई। हिमालय फॉर्म्स दी नदर्न प्लेट बाउंड्री। हिमालय क्या बनाता है? नदर्न प्लेट बाउंड्री, याद रखना। इन द ईस्ट इट एक्सटेंड थ्रू दी राकिन योमा माउंटेन्स ऑफ म्यांमार। सुनना, यहां पर जो हिमालय है ना, म्यांमार की तरफ ये क्या बनाता है? राकिन योमा, और जावा ट्रेंच उधर, ठीक है, आइलैंड टुवर्ड्स दी जावा ट्रेंच के पास, और पाकिस्तान के पास किरथार माउंटेन्स बनाता है। तो ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ओनली कौन सी स्टेटमेंट गलत है? सेकंड वाली गलत है। तो 1, 3, 4, ठीक है, 1, 3, 4 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो अब आते हैं अपन रॉक्स के ऊपर। लेवल 1 अपना कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है। तो यहां पर एक क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोल्ड्स इज द एक्सियल प्लेन फॉर्म, ठीक है। किस फोल्ड में, ऐसा कौन सा फोल्ड है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोल्ड्स इज द एक्सियल प्लेन फॉर्म टू बी वर्चुअली हॉरिजॉन्टल? एकदम हॉरिजॉन्टल प्लेन किस में पाया जाता है? तो हॉरिजॉन्टल यार मैंने तुमको क्या बताया था, जैसे एक प्लेट ये है, ठीक है, एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है। यदि ये उसके ऊपर आकर एकदम ऐसे ऐसे रखा गई, तो तुम खुद सोचो यहां पर ऐसे आकर रखा गई, तो यहां पर 0 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। तुम अच्छे से बताता हूं, मेरी बात सुनो। एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ये आई और ये नीचे, ठीक है। तो यहां पर यदि तुम देखोगे ना, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ये कितने का है? 0 डिग्री का। रिकमेंड है ये, यदि ऊपर चढ़ भी जाएगा तब भी 0 डिग्री का है, तो इसको हमने रिकमेंड पढ़ा था ना, ठीक है। रॉक्स फॉर्म्ड इनसाइड द अर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा, लास्ट क्लास में बताया था, प्लूटोनिक रॉक्स, ठीक है। चलो मिनरल्स देख लो भाई। मिनरल्स बेसिकली क्या होते हैं? मिनरल्स मतलब कि एलिमेंट से मिलकर, ठीक है, एलिमेंट्स आर यूजुअली कंबाइंड विद अदर एलिमेंट्स टू मेक वेरियस सब्सटेंस। एलिमेंट्स क्या करते हैं? अलग एलिमेंट से कंबाइन होकर अलग अलग सब्सटेंस बनाते हैं, और इन्हीं सब्सटेंस को क्या कहा जाता है? मिनरल्स। इन्हीं सब्सटेंस को मिनरल्स कहा जाता है। कोई भी मिनरल है, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बन सकते हैं, मगर कई बार सिंगल एलिमेंट भी पाए जाते हैं, ठीक है, सिंगल एलिमेंट से भी बन जाते हैं। जैसे आप सल्फर देख लो, कॉपर देख लो, सिल्वर देख लो, गोल्ड, ग्रेफाइट। जो सबसे बेसिक सोर्स है सारे मिनरल्स का, वो क्या है? हॉट मैग्मा इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के इंटीरियर का जो हॉट मैग्मा है ना, गर्म मैग्मा, वहीं से सारे जो जितने भी मिनरल्स हैं उनका जनरेशन होता है, वहीं से सारे मिनरल्स यहां से बनकर निकलते हैं। तो कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है मिनरल्स की जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जो कि आप रीड कर लो, एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी फिर भी देख लो। एक तो आप फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक मतलब कोई भी अलग अलग मिनरल्स हैं, आप उनको किस तरीके से देखकर अलग कर सकते हो। पहला तो एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म, ठीक है, कि बाहर से कैसे दिख रहे हैं। फिर आता क्लीवेज। देखो क्लीवेज का मतलब क्या है? कोई भी एक, मतलब जैसे रॉक्स हैं, ठीक है, रॉक्स के ब्रेक होने की टेंडेंसी, और ऐसे ब्रेक होंगे कि एक नीचे वो क्या, एक पर्टिकुलर स्मूथ सरफेस ऑब्टेन करे, ठीक है, नीचे क्या स्मूथ सरफेस ऑब्टेन करे। तो यहां पर कभी भी टूटेंगे रॉक, तो यहां पर ब्रेक होंगे, क्लीवेज में भी ब्रेक होंगे, फ्रैक्चर में भी ब्रेक होंगे, दोनों में ब्रेक होंगे, मगर यहां पर एक स्मूथ सरफेस, प्लेन स्मूथ सरफेस रखेंगे और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। मगर फ्रैक्चर में कोई भी स्मूथ सरफेस नहीं होगा, यहां पर इरेगुलर मैनर में ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होता है? ये लस्टर होते हैं कुछ मिनरल्स, मतलब चमकदार होते हैं ना, कुछ में कलर्स होता है, कुछ में कलर्स होते हैं, कुछ यहां पर अलग अलग स्ट्रीक शो करते हैं, कलर ऑफ मतलब ग्राउंड पाउडर। स्ट्रीक का मतलब क्या है? कोई भी मिनरल है, उस मिनरल के नीचे जो पाउडर प्रेजेंट है ना, ये जो पाउडर प्रेजेंट है, इसको कहा जाता है स्ट्रीक। तो इस स्ट्रीक से भी पता लगाया जा सकता है कि ये कौन सा मिनरल है, ठीक है। फिर आती है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है? कि ये जो पर्टिकुलर चीज है ये कैसी है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, ओपेक है, किस तरीके की है, इससे पता लगाया जा सकता है। इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर से भी अपन जान सकते हैं कि पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कैसा है, उससे भी पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चर देखकर तो आप इजीली बता सकते हो ना। इसकी हार्डनेस से पता चल सकता है कि कौन सा कितना हार्ड है, उससे भी आपको बहुत इजीली इसके बारे में समझ हो सकती है। फिर आती स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब उसकी डेंसिटी पर्टिकुलरली, बेसिकली। तो डेंसिटी से भी आप पता लगा सकते हो कि कौन सा मिनरल की कैरेक्टरिस्टिक कैसी, कौन कैसा है और दूसरा कैसा है। एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रीड करके आगे बढ़ सकते हो बस, ठीक है।
फ्रैक्चर आप क्लियरली देख रहे हो, ये फ्रैक्चर है और क्या, ठीक है, जो यहां पर दिखा रहे हैं ना, ये सारे के सारे फ्रैक्चर है। और अपन ने ऊपर बोला था ना, फ्रैक्चर कभी भी जो होगा, है ना, ऊपर अपन ने क्या बोला था, फ्रैक्चर कोई भी इरेगुलर डायरेक्शन में हो जाएगा, मगर जो क्लीवेज है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। ये क्लीवेज इन वन डायरेक्शन, क्लीवेज इन 2 डायरेक्शन, इन 3 डायरेक्शन, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में होता है। आई होप आपको सभी इतनी चीजें अभी तक क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़े, यहां पर देखो, मिनरल्स आर फॉर्म्ड बाय स्लो कूलिंग ऑफ मैग्मा। बिल्कुल सर, जो मिनरल्स हैं वो मैग्मा की स्लो कूलिंग से बनते हैं। वेरी स्मॉल क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड व्हेन लावा कूल्स क्विकली ऑन द सरफेस। देखो ऐसा है कि जो लावा है ना, जब ऊपर बाहर आता है तो या तो ये क्विकली जल्दी से ठंडा हो सकता है, ठीक है, या तो फिर ये आराम आराम से लेट कूल होगा, ठीक है, लेटली कूल होगा। तो जल्दी से कूल होगा ना तो स्मॉल क्रिस्टल फॉर्म करेगा, ठीक है, बिल्कुल फॉर्म करेगा। मगर इन दोनों के बीच में क्या तुमको लग रहा है ये उसका एक्सप्लेनेशन है? नहीं भाई, ये उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी। चलो अब यहां से एक्चुअल वॉर स्टार्ट होती है भाई, ठीक है। भैया मगर मुझे तो लग रहा था चैप्टर यहीं खत्म हो गया। नहीं भाई, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। रॉक्स, पानी पी लो मैं जरा, खत्म करते हैं बस थोड़ी देर, 10 मिनट में खत्म। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। रॉक्स बेसिकली, रॉक्स आर द कॉम्बिनेशन और एग्रीगेशन ऑफ वन और मोर मिनरल, ठीक है। एक या एक से ज्यादा मिनरल का जो रॉक्स है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन। मतलब रॉक्स में मिनरल्स पाए जाते हैं। अर्थ की क्रस्ट की बात करोगे ना, तो जो अर्थ की क्रस्ट है, इट इज कंपोज्ड ऑफ रॉक्स, ये पत्थर से ही मिलकर बनी हुई है। अब ये जो रॉक्स हैं, दे मे बी सॉफ्ट, हार्ड और वेरिंग इन कलर। अलग अलग मतलब कलर से बने हो सकते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं, हार्ड हो सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर यदि आप फेल्ड्स्पर की बात करोगे, ये क्या है, एक सिलिकेट मिनरल है। और फेल्ड्स्पर और क्वार्ट्ज ये काफी ज्यादा कॉमन मिनरल हैं जो कि रॉक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। काफी ज्यादा कॉमन मिनरल्स हैं जो कि रॉक्स में पाए जाते हैं। कौन? फेल्ड्स्पर और क्वार्ट्ज, ठीक है। रॉक्स डू नॉट रिमेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म फॉर सो लॉन्ग एंड अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब रॉक अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं और जो अपना मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉज्ड बाय वेदरिंग, इरोजन एंड मेटामॉर्फिक एक्शन। बिल्कुल सही है सर, मगर समझ में नहीं आया, डोंट वरी, ये टॉपिक अभी आने वाले हैं, ठीक है, आने वाले हैं बस ये टॉपिक। सो जेंटलमैन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रॉक। 3 प्रकार के रॉक यहां पर प्रेजेंट है। पहला वाला जो यहां पर लावा दिख रहा है आपको, इसको कहा जाता है इग्नियस रॉक। जो आपको यहां पर लाइनें लेयर दिख रही है, इसको कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, इसको बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक। जो तीसरा अजीब सा दिख रहा है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। जेंटलमैन, बढ़िया तरीके से अपन लोग कंप्लीट करने वाले हैं। पहले यदि इग्नियस रॉक की बात करें तो ये किस चीज की वजह से बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ हॉट मैग्मा, ठीक है। जो हॉट गर्म मैग्मा है ना, उसके गर्म होने की वजह से ये बनता है, कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ हॉट मैग्मा, ठीक है। जितना भी जो गर्म मैग्मा अंदर से बाहर निकलता है ना, उसकी वजह से इसका फॉर्मेशन होता है। अब यहां पर इनको प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है, दे आर आल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक, ठीक है, प्राइमरी रॉक इनको कहा जाता है। हार्ड होते हैं, ग्रेनुलर होते हैं, क्रिस्टलाइन रॉक्स होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इनको प्राइमरी रॉक पता क्यों कहा जाता है? प्राइमरी रॉक बच्चे इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितनी भी रॉक्स हैं, सॉरी, ठीक है, जितने भी रॉक्स हैं वो सारे के सारे इग्नियस रॉक से मिलकर बनते हैं, ठीक है, इसलिए इनको प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है। इग्नियस रॉक्स आर लेस अफेक्टेड बाय केमिकल वेदरिंग। एज सच इनको केमिकल वेदरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही इनमें कोई फॉसिल प्रेजेंट होता है, ना ही ये कोई लेयर बनाते हैं, मतलब स्टेटा बनाते हैं। 3 एग्जांपल याद कर लो, है ना, एंडेसाइट, गेब्रू, ग्रेनाइट, ठीक है, एंडेसाइट, गेब्रू, ग्रेनाइट। ये जो गेब्रू और ग्रेनाइट है, ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, और एंडेसाइट एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। ये अंदर ठंडे होते हैं, मतलब वॉल्केनो के अंदर, और ये वॉल्केनो के बाहर जब लावा ठंडा होता है तब बनते हैं, ठीक है। अब यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनो, पेगमेटाइट और बेसाल्ट। पेगमेटाइट और जो बेसाल्ट है, ये कौन से हैं? ये भी आपके इग्नियस रॉक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक, ठीक है, सारे इजी सवाल है यार। इग्नियस रॉक कौन सा नहीं है? एंडेसाइट, गेब्रू, ग्रेनाइट तो है, ग्रेनाइट हटाओ, गेब्रू हटाओ, और बेसाल्ट भी है, तो डोलोमाइट नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक? एंडेसाइट, गेब्रू, ग्रेनाइट हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ये तो ये भी प्राइमरी रॉक कौन सा है? इग्नियस रॉक इज द प्राइमरी रॉक, ठीक है। इजी चीज के ऊपर क्या ही टाइम देना। Which statement of the following is true for igneous rock? They have little fossil, भाई fossil तो होते ही नहीं, ठीक है, तो ये तो सही नहीं है। They have porous for water, मतलब they have porous for water, पानी के लिए क्या porous होता है? ये अभी रुको, they have no silica, किसने कहा भाई सिलिका होता है? They are both crystal and non crystal, बिल्कुल क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टल दोनों होते हैं, मगर porous for water नहीं होते हैं भाई,
ठीक है, इसमें पानी नहीं होता है, ठीक है, पोरस मतलब पानी को ऐसे ठीक कैसे करेंगे यार एब्जॉर्ब, तुम खुद सोचो, लावा से मिलकर ये बन रहा है, लावा ठंडा होता है, उसकी वजह से इनका फॉर्मेशन होता है। समझ में आया? अब मेरी बात सुनो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक के बारे में जो स्टेटमेंट है इनको आप कंसिडर करो। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इग्नियस रॉक्स आर नॉर्मली क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर। बिल्कुल, यहां पर स्ट्रक्चर की बात चल रही है, नेचर की बात नहीं चल रही। देखो, इग्नियस रॉक क्रिस्टल एंड नॉन क्रिस्टल दोनों है, मगर यदि नेचर की बात करेंगे ना तो इग्नियस रॉक का नॉर्मली क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है। दे अकर इन स्टेटा एंड कंटेन फॉसिल। ना भाई, ना ही फॉसिल है और ना ही स्टेटा होता है। दीज रॉक्स हैव नो सिलिका। किसने कहा भाई सिलिका नहीं होता है? इनके पास सिलिका होता है, तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी है एस्पिरेंट की, ये आप खुद रीड करोगे, ये लो, ठीक है। फिर ये आगे ये कर दिया, ठीक है। अब आगे आप रीड कर लेना, ठीक है, ये भी रीड कर लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दो प्रकार के रॉक हैं, और सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। जेंटलमैन, सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करेंगे ना, पुराने रॉक्स, प्लांट्स, एनिमल्स के सेडिमेंट, मतलब जो पुराने रॉक, प्लांट और एनिमल्स है ना, इनके जो बचे हुए सेडिमेंट्स हैं, इनके कंपैक्शन और एग्रीगेशन से जो रॉक बनता है ना, वो सेडिमेंट्री रॉक होता है। और यहां पर एक प्रोसेस होती है जिसको कहा जाता है लिथिफिकेशन। देखो, लिथिफिकेशन पता क्या होता है? जब जितने भी ये रॉक्स हैं, ठीक है, जितने भी रॉक्स हैं, ये रॉक्स जब डेन्यूडेशनल एजेंट के सामने एक्सपोज्ड कर दिए जाते हैं और धीरे धीरे करके ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, ठीक है। जब ये जो जितने भी डेन्यूडेशनल एजेंट हैं, इनको डेन्यूड कर देते हैं, तोड़ देते हैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, ये फ्रेगमेंट किसी दूसरी जगह जाकर ट्रांसपोर्ट हो जाता है और फिर वहां जाकर डिपोजिट हो जाते हैं। इसको कहा जाता है लिथिफिकेशन। तो सर यहां पर तो इरोजन और डिपोजिशन हो रहा है, तो हाँ जी भाई, इसी से तो सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं, ठीक है, इन्हीं से सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं और इसी प्रोसेस को लिथिफिकेशन कहा जाता है। बहुत सारी लेयर्स पाई जाती हैं और फॉसिल भी पाया जाता है। जितने आखिरी में स्टोन आ रहा है ना, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मडस्टोन, ये सारे सेडिमेंट्री रॉक हैं। चॉक, कोल, शेल भी सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल है, ठीक है। मेटामॉर्फिक की बात करेंगे, मेटामॉर्फिज्म मतलब चेंज ऑफ फॉर्म में चेंज आना। दीज आर चेंज फॉर्म ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री और इग्नियस के चेंज फॉर्म में, मतलब सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक ही मेटामॉर्फिक रॉक बनाते हैं। कैसे? आप उनका कुछ मत करो, आप प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, ठीक है। अब यहां पर एक प्रोसेस होती है जिसको कहा जाता है मेटामॉर्फिज्म। अब मेटामॉर्फिज्म कब होती है पता है? देखो, रॉक्स आर फोर्स टू लोअर लेवल बाय टेक्टोनिक प्रोसेस। मतलब कुछ रॉक्स को, ठीक है, टेक्टोनिक प्रोसेस की वजह से, मतलब टेक्टोनिक का कुछ मूवमेंट हुआ, प्लेट्स कुछ मूव हुई, उनकी वजह से वो लोअर लेवल में जाकर धंस गए। इसकी ये हुआ तो मेटामॉर्फिज्म हुआ। जो मैग्मा ऊपर आ रहा है, ठीक है, ऐसा मैग्मा जो कि ये जो ओवरऑल ऐसा है, यहां से जो ऊपर आ रहा है, यदि इसको वीकर पोर्शन मिला, यदि हल्का सा ये हॉरिजॉन्टली मूव हो गया, ठीक है, राइजिंग मैग्मा फ्रॉम क्रस्ट कम्स इन दी कांटेक्ट ऑफ क्रिस्टल। यदि ये उधर मूव होकर यदि क्रिस्टल रॉक्स के कांटेक्ट में आ गया ना, तो ये क्या कर लेगा? मेटामॉर्फिज्म हुआ, तब ये क्या बना लेगा? मेटामॉर्फिक रॉक। तीसरा, ओवरलाइंग रॉक्स, ठीक है, जो ऊपर वाले रॉक, ओवरलाइंग रॉक, और ये नीचे वाले अंडरलाइंग रॉक। ओवरलाइंग रॉक पुट ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रेशर टू अंडरलाइंग रॉक, ठीक है। ऊपर वाले जो रॉक्स है ना, वो अंडरलाइंग रॉक के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं, तो ऐसा करके बन रहा है तो मेटामॉर्फिक रॉक। इनकी वजह से फॉर्म, अब ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, ये क्रिस्टलाइजेशन के नहीं है, क्रिस्टलाइजेशन की वजह से नहीं, रिक्रिस्टलाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिनरल्स की वजह से बनते हैं। इनके सारे अजीब से नाम है, जैसे नीज, क्वार्ट्ज, सिस्ट, स्लेट, ग्रेफाइट, डायमंड, मार्बल, ये सारे के सारे। देखो, ग्रेफाइट और मार्बल तो एलोट्रोप फॉर्म से आप याद कर सकते हो, नीज, क्वार्ट्ज, सिस्ट, ऐसे याद कर लोगे। अब देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने क्या बोला था? सेडिमेंट्री और इग्नियस से ही मिलकर क्या बनता है? मेटामॉर्फिक। उनका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा दो। शेल से बनता है स्लेट, ठीक है, शेल से बनता है स्लेट, याद रखना। चलो आगे बढ़े। सेडिमेंट्री रॉक कैन बी, मतलब मैकेनिकली फॉर्म्ड भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड भी हो सकते हैं और केमिकली फॉर्म्ड भी हो सकते हैं। मैकेनिकली फॉर्म्ड कैसे? मैकेनिकली फॉर्म्ड फॉर एग्जांपल कॉन्ग्लोमेरेट, शेल, लाइमस्टोन। ऑर्गेनिकली बनेंगे वो चॉक, कोल, लाइमस्टोन, और केमिकली बनेंगे वो चर्ड, पोटैश और लाइमस्टोन। यहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा सेडिमेंट्री है रॉक जो कि मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली और केमिकली तीनों तरीके से बन सकता है? वो है लाइमस्टोन, ठीक है, वो है लाइमस्टोन। अब मेटामॉर्फिज्म के जेंटलमैन कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, मेटामॉर्फिज्म के कुछ टाइप्स हैं। एक होता है डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म और दूसरा होता है थर्मल मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म ये बिना किसी केमिकल चेंज के जो मेटामॉर्फिज्म होता है ना, उसको डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। मगर केमिकल चेंज के साथ जब मेटामॉर्फिज्म होगा ना, इसको थर्मल मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म और एक रीजनल मेटामॉर्फिज्म। मेरी बात ध्यान से सुनना। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म क्या होता है? जब हॉट इंट्रूडिंग मैग्मा ऊपर आ रहा था और वो क्रिस्टल रॉक के कॉन्टैक्ट में आ रहा था ना,
उसको कहा जाता है कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म। रीजनल मेटामॉर्फिज्म क्या होगा, जो ऊपर वाला जो रॉक नीचे दब रहा था टेक्टोनिक प्रेशर की वजह से, इसको रीजनल मेटामॉर्फिज्म कहा है। अब यहां पर दो चीज है, सुनना मेरी बात। क्या होता है, मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस में कई रॉक्स, मिनरल्स और ग्रेन्स हैं, वो लेयर्स और लाइन में अरेंज हो जाते हैं। इनके अरेंजमेंट को फोलिएशन कहा जाता है। ध्यान से, ठीक है। जब भी मेटामॉर्फिज्म होता है, रॉक्स, मिनरल्स या ग्रेन्स लाइंस बनाकर, ठीक है, कुछ लेयर्स के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। इनके अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, फोलिएशन कहा जाता है। इनके अरेंजमेंट को फोलिएशन कहा जाता है। कई बार क्या होता है, रॉक्स, ग्रेन्स और मिनरल्स जो अलग अलग ग्रुप्स का, दे आर अरेंज्ड इनटू अल्टरनेटिव थिन टू थिक लेयर्स। कभी भी सुनो, सिर्फ लेयर बोलेगा तो फोलिएशन और लीनिएशन, मगर थिन टू थिक लेयर और अलग अलग शेड्स की बोलेगा तो इसका आंसर आ जाएगा बेंडिंग। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, बेंडिंग। ये इसको बोलते हैं बेंडिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़े। बिल्कुल, अब कुछ सवाल फिर खत्म सेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एजेंट ऑफ मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म का एजेंट कौन सा नहीं है, डिकम्पोजिशन इसका नहीं है भाई। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रॉक्स। शेल बिकम स्लेट थ्रू मेटामॉर्फोसिस। अब भी बताया कैसे बनेगा, व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू ट्रेमेंडस प्रेशर एंड हाई प्रेशर। बिल्कुल सर, प्रेशर भी बढ़ा दिया और टेम्परेचर भी बढ़ा दिया, बोथ स्टेटमेंट सही है। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको क्लास्टिक रॉक्स दी है। देखो, क्लास्टिक रॉक्स मतलब सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, टाइप ऑफ सेडिमेंट्री। ठीक है, अपने को बताना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो देखो, सबसे छोटा तो शेल ही होता है और बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़े। विच ऑफ द, देखो यार इजी है कि नहीं, ये इजी है भाई। ठीक है, होमवर्क सुनो, आंसर कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। देखो कैसे बताओगे, ए बी सी, इसका आंसर करना कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज नॉट लाइकली टू कंटेन फॉसिल। फॉसिल किस में नहीं होता है, तो फॉसिल काय में नहीं होता है, इग्नियस में नहीं होता है। तो देख लो इग्नियस कौन सा है, किसमें फॉसिल होता है, अब देख लो, आंसर कर दो, है ना। एबीसी करके आंसर देना और सुनो मेरी बात, कमेंट सेक्शन में नीचे बताना कि सेशन कैसा था। ठीक है, एबीसी आंसर करना और फिर बता देना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेडिमेंट्री रॉक। भाई देखो, ये सवाल अच्छा है, आईएएस प्रीलिम्स में पूछा हुआ है, ये मैं बताऊंगा आपको। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड एट द अर्थ सरफेस बाय हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम। हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम मतलब वाटर साइकिल वगैरह। देखो जेंटलमैन, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जो सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है वो इरोजन और डिपोजिशन की वजह से होता है। चीजें ट्रांसफर हो रही हैं, उसके बाद ये बनती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब ये जितना भी चीजें जा रही हैं पानी वगैरह की वजह से जा रही है, पानी का मूवमेंट हो रहा है। मेन यहां पर डिन्यूरेशनल एजेंट की बात करेंगे, जो चीजों को लेकर जा रहा है, ये मेन तो आपका क्या है, वाटर ही है। तो पक्की बात है, ये जो ओवरऑल सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन है, ये हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम की वजह से होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स इन्वॉल्व द वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक। बिल्कुल यार, जब भी अपन सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, उसमें लिथिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो ये जो रॉक्स है ना, ये रॉक्स क्या है, पहले टूटते हैं, फिर ट्रांसफर होते हैं, फिर डिपोजिट होते हैं, इसको लिथिफिकेशन कहा जाता है। तो टूटने को बोलते हैं वेदरिंग। ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल होते हैं, हाँ जी होते हैं। लेयर्स में पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। सारी की सारी स्टेटमेंट सही है। शेल गैस इज प्रोड्यूसर टाइप ऑफ शेल, क्या कहा जाता है, शेल से स्लेट बनती है। और शेल क्या है, शेल हमारा सेडिमेंट्री। चलो भाई, ठीक है, आखिरी टॉपिक रॉक साइकिल, फिर खत्म। देखो रॉक साइकिल का मतलब मैं एकदम सिंपल तरीके से रख रहे हैं। रॉक साइकिल मतलब एक रॉक दूसरे रॉक में चेंज हो सकता है। कैसे, देखो मैं सिंपल, इग्नियस रॉक है, ठीक है, इग्नियस रॉक है, आपको वो सेडिमेंट्री भी बन सकता है, मेटामॉर्फिक भी बन सकता है। आपने इरोजन और डिपोजिशन करवा दिया, सेडिमेंट्री बन जाएगा। आपने टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा दिया, मेटामॉर्फिक बन जाएगा। बात कर रहा हूं, ठीक है, क्लियर। आपने सेडिमेंट्री का टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा दिया, क्या बन जाएगा, मेटामॉर्फिक बन जाएगा। बस सीधा फंडा है। और इग्नियस कैसे बनेगा भैया, इग्नियस बनता है क्रिस्टलाइजेशन के कारण। बात खत्म, तीनों कंडीशन क्लियर हो गई, बस ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन करा दो, इग्नियस बन जाएगा, कोई भी रॉक का क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। सेडिमेंट्री बनाना है तो क्या करोगे, इरोजन एंड डिपोजिशन। मैं आपको साइड में लिख कर दे दूं, सुनना, लिख लेना अपनी कॉपी में। इग्नियस रॉक ओवरऑल, देखो इग्नियस रॉक तो प्राइमरी है, पहली बार बनता है, और ये ओवरऑल क्रिस्टलाइजेशन की वजह से बनता है, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन की वजह से बनता है। यदि आप सेडिमेंट्री कोई भी रॉक है ना, और आपको उसको सेडिमेंट्री रॉक बनाना है, तो आप क्या करो, वहां पर इरोजन करवा दो, ठीक है, वहां पर डिपोजिशन करवा दो, आपका ये वाला रॉक बनके तैयार हो जाएगा। यदि आपको मेटामॉर्फिक रॉक बनवाना है, कौन सा, मेटामॉर्फिक, तो आप टेम्परेचर बढ़ा दो और प्रेशर बढ़ा दो, बात खत्म। इतना लिख लेना, रॉक साइकिल खत्म, और कुछ नहीं। क्वार्टजाइट का ऐसे देखो, क्वार्टजाइट भी एक मेटामॉर्फिक रॉक है, तो कुछ ना कुछ से तो बनेगा, ठीक है। जैसे शेल से स्लेट बनी, उसी स्लेट कैसे बनी, शेल से बनी ना, मतलब जो शेल है उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाया था, उससे क्या बनी, स्लेट बन गई। तो ऐसा क्या है जिसका मतलब
टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाया जिससे क्वार्टजाइट बन गया सैंडस्टोन, ठीक है, सैंडस्टोन। इसमें से कौन सा है जो कि सेम ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है? तो तीन देख लो, स्टोन और स्टोन है, मतलब दो स्टोन आ रहा है, मतलब कौन से ग्रुप की बात चल रही है? सेडिमेंट्री। तो अब इन दोनों में से बताओ कौन सा सेडिमेंट्री है? शेल आपका सेडिमेंट्री, क्योंकि सेल से स्लेट बनती है और जो बनती है वो मेटामॉर्फिक। तो ऑप्शन नंबर स्लेट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो जेंटलमैन, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। आपका जो टारगेट था वो खत्म करवा दिया मैंने। भैया लोग बोलते हैं कि ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस बहुत कंफ्यूजिंग होती है, नए बैच के बच्चे। पुराने बैच के बच्चे क्या बोलेंगे? तो टेंशन मत ले, लोगों ने कपिल भैया की जियोमॉर्फोलॉजी की क्लास, वो जियोमॉर्फिक प्रोसेस की क्लास नहीं देखी होगी। आखिरी सेशन जियोमॉर्फिक प्रोसेस का होगा, कंप्लीटली जियोमॉर्फोलॉजी को खत्म करेंगे। सारी चीजें अभी तक हमने जितनी भी एम करी थी, सारे टारगेट्स यहां पर फिनिश कर दिए हैं। ये हमारा टारगेट था, एक भी टॉपिक हमने नहीं छोड़ा है। आप सारे के सारे टॉपिक आप देख सकते हो, कंटेंट के मामले में कोई भी कमी नहीं करी है। सीडीटी, ठीक है, सीजीटी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट के टाइप, बाउंड्री, रेट, मिनरल्स, रॉक्स, तीनों टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म, रॉक साइकिल, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं जेंटलमैन, ठीक है, मेरा काम नहीं है यार। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, देखो कभी भी ना मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है, मैं ना जब यूट्यूब पर पढ़ाता हूं ना भाई, एकदम ब्लंट पढ़ाता हूं, ठीक है। मैं ना अपना जस्ट ट्रैक के नीचे भी नहीं जाता हूं। मेरा जो ट्रैक है एकदम, आई हैव अ वेरी नैरो पाथ, ठीक है। पढ़ाओ, अपना काम खत्म करो, साइड में। आपका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में एंटरटेनमेंट ऐड करता हूं, क्यों? ताकि आप लोग बोर ना हो। मेरा स्टडी मटेरियल आपको क्लियरली आप देखो, खुद समझ में आएगा कि किस तरीके का स्टडी मटेरियल मैं अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड करता हूं। सो जेंटलमैन, इट वाज ऑल अबाउट द वंडरफुल सेशन, ठीक है। मजा आया आपको पढ़ा के, थैंक यू वेरी मच।